दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट IQ में। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम 2024 की तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में हम लोग जीएस के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न आपके यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली नामक सिक्का किस शासक ने चलवाया था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, मोहम्मद गौरी। दोस्तों मोहम्मद गौरी ने दिल्ली नामक सिक्का चलाया था, जिसके तहत मोहम्मद गौरी द्वारा चलाए गए लक्ष्मी की तस्वीर वाले सिक्के भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने शशगनी नामक सिक्का चलाया था। ठीक है, ये किसने चलाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और शेर शाह सूरी ने दाम नामक सिक्का चलाया था, तांबे का। ठीक है, ये दाम जो है तांबे का सिक्का था, ये शेर शाह सूरी ने चलाया था। शशगनी सिक्का फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था और दिल्ली नामक सिक्का मोहम्मद गौरी ने चलाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संगम वंशीय राजा ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, बुक्का प्रथम। दोस्तों बुक्का प्रथम ने चीन में एक दूत मंडल भेजा था। संगम वंश के शासक हरिहर के बाद बुक्का प्रथम शासक बना था। वो एक महान योद्धा, राजनीतिज्ञ और विद्या प्रेमी भी था। बुक्कम प्रथा को दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम निम्नलिखित में से क्या था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, मूल शंकर। दोस्तों दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। ठीक है, दयानंद सरस्वती आधुनिक भारत में चिंतक और आर्य समाज के संस्थापक थे। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, ये याद रखेंगे। और उन्होंने वेदों के प्रचार के लिए ये मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। और उनका एक नारा था जिसका नाम है वेदों की ओर लौटो। ठीक है, ये दयानंद सरस्वती का नारा था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित दार्शनिकों और उनके दर्शन समूहों में से कौन सा या से सही सुमेलित नहीं है? इसमें कौन सा एक ऐसा है जो सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, चैतन्य विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों विशिष्ट द्वैत या वेदांत जो है वो रामानुजाचार्य से संबंधित है, रामानुजाचार्य। बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं, शंकराचार्य अद्वैत, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैत और चारवाक लोकायत। ठीक है, लेकिन विशिष्ट अद्वैत जो है वो रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतवाद वेदांत के प्रवर्तक थे। वो एक जो है वैष्णव संत थे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आगरा। ठीक है दोस्तों, आगरा के किले में मोती मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाई थी। इसी नाम से एक दूसरी मस्जिद लाहौर पाकिस्तान में भी है, जो मुगल बादशाह शाहजहां ने 1645 में बनवाई थी। ठीक है, ये मोती मस्जिद जो है वो आगरा में है, लाल किले के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मुगल जागीर निम्नलिखित में से क्या थी? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जमींदारी संपत्ति। दोस्तों एक जागीर भारतीय उपमहाद्वीप में जागीरदार यानी जमींदार प्रणाली की नींव पर एक प्रकार का सामंती भूमि अनुदान था। जागीरी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जो जागीरदारों या ज़मींदारों को मुग़ल साम्राज्य को उनके द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में ये जागीरें दी गई थी। उन्हीं को ज़मींदारी संपत्ति या जागीर कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लाख बख्श की उपाधि निम्नलिखित में से किस शासक को दी गई थी? लाख बख्श कौन शासक था, किसकी उपाधि थी ये? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को बड़े पैमाने पर दान देने की वजह से लाख बख्श या लाखों के दाता की उपाधि दी गई थी।
कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान और गुलाम वंश के संस्थापक थे। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था और गुलाम वंश का संस्थापक भी था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम के रथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पल्लवों। ठीक है दोस्तों, पल्लव शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम के काल में एकाश्मक मंदिर, जिन्हें रथ कहा जाता है, उनका निर्माण हुआ था। ये सभी महाबलीपुरम में है। इनमें धर्मराज रथ सबसे प्रसिद्ध है। इन रथ मंदिरों को सप्त पगोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? सप्त पगोड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये पल्लवों के शासनकाल में हुए थे महाबलीपुरम के रथ मंदिर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल के दौरान एक विदेशी यात्री भारत आया था तथा उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन का वर्णन किया, उसका नाम था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रेवनियर। ठीक है, ट्रेवनियर मुगल काल के दौरान विदेशी यात्री था जो भारत आया था। उसने एक विशेषज्ञ के रूप में तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन का वर्णन किया था। ट्रेवनियर का जन्म पेरिस के एक फ्रांसीसी हुजमेंट परिवार में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शेर शाह सूरी। दोस्तों, शेर शाह सूरी ने रुपया नामक सिक्का जारी किया था। रुपया शब्द संस्कृत के शब्द रुपयकम से लिया गया है, जिसका मतलब चांदी के सिक्के से होता है। रुपया भारत में पहली बार शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया था। ठीक है, और इसने एक दाम नामक सिक्का भी चलाया था, अभी ऊपर हमने बताया है, जो तांबे का था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैहंद का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, आनंद पाल और महमूद गजनबी। दोस्तों, वैहंद का युद्ध 1008 में लड़ा गया था। ये युद्ध पंजाब के शाही वंश के राजा आनंद पाल और महमूद गजनवी के बीच हुआ था। युद्ध में सांभर के चौहानों ने आनंद पाल का साथ दिया था। इस युद्ध में दुर्भाग्यवश राजा आनंद पाल की पराजय हो गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से वो कौन था जिसने सबसे पहले अपने सैनिकों को वेतन की नगद अदायगी की थी? वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसा कौन सा दिल्ली का सुल्तान था जिसने अपने सैनिकों को जो वेतन मिलता था उनको नगद अदायगी की? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने नगद में सैनिकों को भुगतान करने में सक्षम बनाने के लिए नगद में भूमि राजस्व एकत्रित किया गया था। सुल्तान ने बाजार सुधारों के अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि राजस्व प्रशासन में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। भूमि कर का भुगतान करने से बड़े जमींदारों को भी नहीं बख्शा था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आमिल कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, भू राजस्व की वसूली करने वाले सरकारी प्रतिनिधि। दोस्तों, राजस्व वसूली के लिए अलाउद्दीन ने एक अलग विभाग दीवान मुस्तखराज की स्थापना की थी। दीवान ए मुस्तखराज, ये भू राजस्व की वसूली करने के लिए एक अलग विभाग बनाया गया था। इसमें कई अधिकारी नियुक्त किए गए थे जो भू राजस्व की वसूली करते थे। ये अलाउद्दीन खिलजी के शासन में आमिल इन्हें कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, औरंगज़ेब के शासन में किसका ये देखने का कार्य था कि लोग अपना जीवन शरीयत के अनुसार जीते हैं? ठीक है, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मुहतसिब। दोस्तों, मुगल कालीन मुहतसिब का प्रमुख काम था कि लोगों का आचरण पर नज़र रखना, जिससे ये देखने का काम था कि लोग अपना जीवन शरीयत के अनुसार जीते हैं कि नहीं। इसके साथ ही दरबारी शिष्टाचार को बनाए रखना उनकी और जिम्मेदारी थी। ठीक है, तो दोस्तों, औरंगज़ेब के शासनकाल में ये मुहतसिब ये देखता था कि लोग शरीयत के हिसाब से अपना जीवन जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
द सिटी ऑफ सीरी का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, द सिटी ऑफ सीरी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है दोस्तों, खिलजी साम्राज्य के क्षेत्र में सीरी किले का काफ़ी महत्व था। इस किले का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था और मंगोल आक्रमण के दिल्ली और सीरी को बचाए रखने में किले ने बहुत ज़्यादा भूमिका निभाई थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने द सिटी ऑफ सीरी यानी सीरी के किले का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत के शकों को पराजित करने के बाद किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? इसमें ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, चंद्रगुप्त द्वितीय। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने पश्चिमी भारत में शकों को पराजित करने के बाद विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और चांदी के सिक्के जारी किए। ठीक है, इसने जो है चांदी के सिक्के जारी किए थे। उसी के समय में विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई थी। उसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई थी। ठीक है, ये विक्रमादित्य की संख्या, ये उपाधि की संख्या 14 तक पहुंच गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चौथ कर किसके प्रशासन में वसूला जाता था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चौथ कर। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मराठा प्रशासन में। ठीक है, शिवाजी के प्रशासन में चौथ तथा सरदेशमुखी नामक कर वसूल किए जाते थे। चौथ विजित राज्यों के क्षेत्रों से उपज का 1/4 हिस्सा लिया जाता था और एक होता था सरदेशमुखी, ये आय का 10% इसमें से लिया जाता था। आय का 10% हिस्सा इसमें से लिया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गायत्री मंत्र किस वेद में दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। दोस्तों, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में दिया गया है। इस मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। ठीक है, इस मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद में 1028 क्या है? मंत्र हैं, 10 मंडल हैं। ठीक है, ये भी याद कर लेंगे। यजुर्वेद, इसमें यज्ञों के जो है वो क्या है, अनुष्ठान शामिल हैं। इसका श्रेय अद्वैत को दिया जाता है, उन्होंने यज्ञों के लिए भूमि तैयार की थी। और आपका है सामवेद। दोस्तों, ये सामवेद जो है ऋग्वेद के भजनों का लयबद्ध संकलन इसमें शामिल है। और अथर्ववेद इनमें विनम्र लोगों की लोकप्रिय मान्यताओं और अंधविश्वासों का वर्णन किया गया है। इसी में जादू, मंत्र, उपचार, परंपराएं ये सब शामिल हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और गायत्री मंत्र का जो है वो रचयिता कौन है? विश्वामित्र हैं। 1028 इसमें सूत्र हैं और 10 मंडल हैं। ठीक है, ये याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, हम्पी कर्नाटक विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? हरिहर बुक्का ने। हरिहर बुक्का बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए याद कर लेंगे। इन दोनों भाइयों ने संत विद्यारण्य और से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद विजयनगर की स्थापना की थी। उन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, और राज्य के खंडहर तुंगभद्रा नदी पर स्थित हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, सेल्यूकस। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया था। ये कौन था? सिकंदर का सेनापति था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस कहा।
चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को काबुल, कंधार, मकरान और हेरात क्षेत्र तक उससे प्राप्त कर लिए थे। सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दशराजन युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, परुशणी। दोस्तों, दशराजन युद्ध परुशणी नदी के तट पर लड़ा गया था। परुशणी नदी आधुनिक, उसका नाम क्या है? रावी। आधुनिक नाम यानी वर्तमान अभी नाम क्या है? रावी नदी है। इसका युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ये युद्ध सुदास और 10 जनों के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, इस युद्ध में सुदास की विजय हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट है, लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत, इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, उत्तर वैदिक काल। लौह प्रौद्योगिकी युग का प्रारंभ या शुरुआत उत्तर वैदिक काल में हुआ। तांबे का उपयोग ऋग्वेद में हुआ था। ऋग्वेद युग में तांबे का उपयोग हुआ था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में इसमें कांस्य की मूर्ति मिली थी, कांस्य मूर्ति। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में लौह प्रौद्योगिकी युग का काल माना जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा से सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वेद है, दूसरे तरफ उसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, अथर्ववेद 26 ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ये सही सुमेलित नहीं है। अथर्ववेद है गोपथ ब्राह्मण। क्या है? गोपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद कौशिकी, ये सही है। सामवेद आर्य ब्राह्मण, ये भी सही है। सामवेद में आर्ष ब्राह्मण में पाठ हैं 26। ठीक है, इसके 26 ये सही हो जाएगा। यजुर्वेद मैत्रेय ब्राह्मण पाठ, ये भी सही है, लेकिन अथर्ववेद ये सही नहीं है, ये गोपथ ब्राह्मण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा पाकिस्तान में स्थित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, शार्ट गोई। दोस्तों, शार्ट गोई 2000 ईसा पूर्व में उत्तरी अफगानिस्तान में लापीस खदानों के पास ऑक्सस नदी के आसपास सिंधु सभ्यता का एक व्यापारिक उपनिवेश स्थापित हुआ था। इसे सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे उत्तरी आबादी वाली सीमा माना जाता है। ठीक है, कोट दीजी सिंध प्रांत आधुनिक पाकिस्तान के खैरपुर नामक स्थान पर स्थित है। प्राचीन सिंधु सभ्यता का केंद्र था। चन्नूदड़ों 1931 में एनजी मजूमदार द्वारा उत्खनन किया गया। सिंध पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर यह स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का पुरापाषाणिक स्थल है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, हुंसगी। दोस्तों, हुंसगी भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण कालीन स्थल है। हुंसगी कहाँ है? कर्नाटक के गुलबर्गा में। कर्नाटक गुलबर्गा, अगर ऑप्शन में आ जाए कि ये कहाँ है हिंदुस्तान में, तो ये कर्नाटक में है और गुलबर्गा में है कर्नाटक के। चिरांद बिहार के सारण जिले में है। ठीक है, ये भारत के नवपाषाण कालीन स्थल है। बुर्ज होम एक ऐतिहासिक स्थल है जो कश्मीर घाटी में श्रीनगर से 6 मील लगभग 9 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। मेहरगढ़ भी ये एक नवपाषाण काल है, युग का है। ये इसमें कई अवशेष पाए गए। ये जो है बलूचिस्तान पाकिस्तान के कच्ची मैदानी क्षेत्रों में है। ठीक है, चिरांद बिहार में है, बुर्ज होम पाकिस्तान में है और मेहरगढ़ भी पाकिस्तान में है। हुंसगी भारत में है। भारत में कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन स्थल दायमाबाद निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
गोदावरी नदी। ठीक है दोस्तों। दायमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। तो दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पर है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। हिंडन नदी यहाँ क्या है, यहाँ है आलमगीरपुर। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। ये उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले में हिंडन नदी पर है। ठीक है। डास्क नदी, डास्क नदी पे क्या है दोस्तों, डास्क नदी पे सूतकांगे डोर है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। यहाँ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में डाक नदी के तट पर है। ठीक है। और एक और है चिनाब, चिनाब नदी पे क्या है, चिनाब नदी पर मांडा है। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है जो चिनाब नदी यानी इसके तट पर स्थित है। ठीक है, क्या है, मांडा। यहाँ क्या है, आलमगीरपुर। डास्क नदी पे सूतकांगे डोर और यहाँ दायमाबाद। ये चारों याद कर लेंगे। ठीक है। चिनाब नदी पे मांडा, गोदावरी पे दायमाबाद, दास्क पे सूतकांगे डोर और हिंडन पे आलमगीरपुर स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राचीन भारत में के पूर्वी तट पर स्थित था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ताम्रलिप्ति। ठीक है दोस्तों, ताम्रलिप्ति बंदरगाह प्राचीन भारत में भारत के पूर्वी तट पर स्थित था। भरगू कच्छ, इसे बेग राजा या भरूच गुजरात के नाम से भी जाना जाता था। ये भारत के पश्चिमी तट का सबसे पुराना या सबसे बड़ा बंदरगाह था। इसके अलावा महाराष्ट्र के पश्चिमी तट पर सोपारा और बंगाल के पूर्वी तट पर क्या था, ताम्रलिप्ति। ये कहाँ था, बंगाल। और ये है महाराष्ट्र। सॉरी दोस्तों, ये भरूच में है, गुजरात में है। सोपारा महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत के पूर्वी तट के बंदरगाह थे? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ताम्रलिप्ति, अरिकामेडु, कावेरीपट्टनम और घंटशाला। ठीक है दोस्तों, ये प्राचीन भारत में पूर्वी तट के बंदरगाह थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 और सूची 2, इसमें सही सुमेलित करना है। दायमाबाद दोस्तों मेरठ, मांडा जम्मू कश्मीर, सूतकांगे डोर महाराष्ट्र, आलमगीरपुर बलूचिस्तान, इनको सुमेलित करना है। ठीक है, और सही उत्तर चुनना है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, क्या है, ए का 3 है, जैसे दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। बी का 2 है, मांडा जम्मू कश्मीर में है, दायमाबाद महाराष्ट्र में है। मांडा जम्मू कश्मीर में है और सूतकांगे डोर बलूचिस्तान में है। आलमगीरपुर आपका मेरठ में है। ठीक है, तो 3, 2, 4, 1 ये सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का उल्लेख घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, छंदयोग्य उपनिषद। ठीक है दोस्तों, छंदयोग उपनिषद में देवकी के पुत्र कृष्ण का उल्लेख घोर अंगिरस के शिष्य के रूप में किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बारदोली में किसान आंदोलन निम्नलिखित में से कब प्रारंभ हुआ था? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 1928। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बारदोली
सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे संगठित और सफल किसान आंदोलन रहा। ये आंदोलन सरकार द्वारा 30% कर वृद्धि की वजह से शुरू हुआ था, ठीक है। और 1928 में बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सरदार पटेल ने। सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक अधिकारी ब्रूमफील्ड और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल के मामले की जांच की और वृद्धि को गलत मानते हुए कर को घटाकर 6.3% कर दिया गया। आंदोलन की सफलता के लिए महिलाओं ने पटेल को इसी आंदोलन में सरदार की उपाधि भी दी थी, ठीक है। बारदोली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा? किसने लिखा वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ? इसमें ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, कणाद। दोस्तों, महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक थे। उन्होंने कणाद सूत्र की रचना की। पतंजलि योग दर्शन, इस दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं। पतंजलि ने योग सूत्र नामक ग्रंथ की रचना की दोस्तों, ठीक है। और मीमांसा जैमिनी, इस दर्शन के प्रवर्तक आचार्य जैमिनी थे, ठीक है। ये मीमांसा और पतंजलि योग, ठीक है। वैशेषिक दर्शन कणाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृष्णदेवराय द्वारा लिखित शासन कला पर एक ग्रंथ है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, अमुक्तमाल्याद। दोस्तों, अमुक्तमाल्याद तेलुगु भाषा का, तेलुगु भाषा में कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई थी। ये विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध राजा था। वह विजयनगर साम्राज्य के तुलुप वंश का शासक था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, ओडिशा का सूर्य मंदिर 12वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किस सम्राट द्वारा बनाया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। सूर्य मंदिर किस सम्राट द्वारा बनाया गया था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नरसिंहदेव प्रथम। कोणार्क सूर्य मंदिर ओडिशा के पुरी में स्थित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी राजा नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। ये सूर्य देवता को समर्पित है। इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहते हैं? ब्लैक पगोड़ा, ठीक है दोस्तों। सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। ये मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बनाया गया है। 1984 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल किया गया है, ठीक है। तो इसको नरसिंहदेव प्रथम ने बनाया था और ये ओडिशा में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हिंदू पौराणिक कथाओं में पटचित्र कला किस भगवान को समर्पित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न आता रहता है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भगवान जगन्नाथ, ठीक है। पटचित्र पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा राज्यों में एक पारंपरिक कपड़ा आधारित स्क्रॉल पेंटिंग है। ये पेंटिंग हिंदू पौराणिक कथाओं पर आधारित है, विशेष रूप से जगन्नाथ और वैष्णववाद से प्रेरित है। चित्रों में प्रयुक्त सभी रंग प्राकृतिक हैं। चित्रों के द्वारा ये पेंटिंग पूरी तरह से सदियों पुराने पारंपरिक तरीके से बनाई जाती है। तो भगवान जगन्नाथ का मंदिर कहाँ है? ये ओडिशा के पुरी में है, ये भी याद कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मैसूर पैलेस निम्नलिखित में से किसका निवास स्थान था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, वाडियार। दोस्तों, मैसूर पैलेस का निर्माण 1897 ईस्वी में कृष्णराज वाडियार चतुर्थ द्वारा किया गया था। इसके वास्तुकार हेनरी एरविन थे। इसकी स्थापत्य शैली हिंदू, मुगल, गौपित और राजपूत शैलियों के मिक्सचर से बनी हुई, मिश्रण से बनी है, ठीक है। वाडियार राजवंश की स्थापना 1399 में हुई थी, ठीक है। और इसकी स्थापना यदुरई ने की थी, यदुरई, ये भी याद रखेंगे। इन्हें दक्षिणी कर्नाटक और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों पर शासन भी किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में गोपुरम पाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। गोपुरम किस मंदिर में पाया जाता है?
इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, शिव मंदिर चिदम्बरम। इसको बिल्कुल याद कर लेंगे। शिव मंदिर चिदम्बरम में गोपुरम पाया जाता है। गोपुरम, जिसे गोपुरा या विमानन के नाम से भी जाना जाता है, मंदिर के प्रवेश द्वार के रूप में काम करता है। ये एक स्मारकीय मेहराब है और मूर्तियों से सजाया गया है। गोपुरम को दक्षिण के मंदिरों की वास्तुकला का एक प्रमुख हिस्सा माना जाता है। दोस्तों, गोपुरम का निर्माण सबसे पहले दक्षिण भारत में पल्लव वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। किसने कराया था? पल्लव वंश के शासकों ने, दक्षिण भारत में। ठीक है, पल्लव वंश के शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ये केवल दक्षिण भारत के मंदिरों में ही पाया जाता है, ये भी याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक था? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अशोक मेहता। दोस्तों, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना 1934 में हुई थी। ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की बात हो रही है। ये इसकी स्थापना 1934 में आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, मीनू मसानी और अशोक मेहता शामिल थे। ठीक है, तो इसमें ये तीनों नाम नहीं थे, इसलिए इसमें अशोक मेहता राइट आंसर है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का पहला सम्मेलन 1934 में हुआ था। इस पार्टी का उद्देश्य था कि देश के आर्थिक विकास की प्रक्रिया को राज्य द्वारा योजनाबद्ध तरीके से नियंत्रित किया जाए, राजाओं और जमींदारों को बिना मुआवजे के ख़त्म कर दिया जाए, मुआवजे के ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है 1928। दोस्तों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना 1928 में हुई थी। वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में द हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भानु सिंघा उपनाम का प्रयोग किसने किया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कवि गुरु के नाम से भी जाना जाता है। उन्हें बंगाली गद्य और कविता के आधुनिकीकरण का जनक कहा जाता है। उनके गीत और संगीत को रविंद्र संगीत कहा जाता है। उनकी उल्लेखनीय रचनाओं में गीतांजलि, घरे बैर, गोरा, मानसी, बालका, सोनार, तोरी, ये सब शामिल हैं। उन्होंने 16 साल की उम्र में भानु सिंघा उपनाम से अपनी पहली कविता प्रकाशित की थी, इसलिए उनका ये नाम भानु सिंह है। रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कविता गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल साहित्य से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, नोबेल साहित्य मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में। किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। ये उनकी कविता थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा ज़िला तेल रिफाइनरियों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है बरेली, बी वाराणसी, सी महोबा, डी मथुरा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मथुरा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मथुरा ज़िला अपनी तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। मथुरा ऑयल रिफाइनरी की स्थापना 1972 में हुई थी। इसकी स्थापना तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। 1982 में इसने अपना काम शुरू कर दिया था। ठीक है, 1972 में इंदिरा गांधी ने स्थापना की थी। 1972 में मथुरा ऑयल रिफाइनरी ने अपना काम शुरू कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा ज़िला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? इसमें ऑप्शन ए हमीरपुर, बी हाथरस, सी हरदोई, डी हापुड़। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हापुड़। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला हापुड़ है और सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से महोबा उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला है। जनसंख्या में कौन है? महोबा।
ये भी याद कर लेंगे। महोबा उत्तर प्रदेश में जनसंख्या में सबसे छोटा ज़िला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के साथ लगती है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा चीन के साथ नहीं लगती है, भूटान के साथ भी नहीं लगती, बांग्लादेश के साथ भी नहीं लगती, लेकिन एक देश है जिसका नाम है नेपाल। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है। नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, और सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है। बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है दोस्तों, और नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले उत्तर प्रदेश के ज़िले बहराइच, श्रावस्ती, पीलीभीत, महाराजगंज, लखीमपुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बड़ी मात्रा में बर्तनों पर इनेमल प्लेटिंग और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मुरादाबाद। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर बड़ी मात्रा में पीतल के बर्तनों का उत्पादन करता है, और ये बर्तन यहाँ पर इन बर्तनों पर इनेमल प्लेटिंग और जटिल नक्काशी होती है। मुरादाबाद में नक्काशी की दो विधियाँ प्रचलित हैं। इनमें एक को नक्काशी कहा जाता है जो टिन की सतह पर की जाती है, जबकि दूसरी विधि को खुदाई कहा जाता है जो लाख पॉलिश के किए बिना पॉलिश किए पीतल पर की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें ऑप्शन ए है कटघोरवा नृत्य, बी नौटंकी, सी कर्मा, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, नौटंकी। दोस्तों, नौटंकी उत्तर प्रदेश का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। नौटंकी लोक कथाओं को संवाद गायन और लोक नृत्य के माध्यम से हाथ रसी और कानपुरी नाट्य शैलियों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नौटंकी कला कहानी, हास्य, संगीत, संवाद, नाटक और बुद्धि का मिश्रण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब और संगीतकार उस्ताद फयाज़ खान के जन्म स्थान है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, आगरा। दोस्तों, आगरा शहर उर्दू कवि मिर्ज़ा गालिब और संगीतकार उस्ताद फयाज़ खान का जन्म स्थान है। उस्ताद फयाज़ खान ख्याल संगीत और सारंगी, एकल, कन्नड़, दसर, पद और मंचनों के साथ जाने जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, आगरा। दोस्तों, आगरा शहर में कैलाश मेले का आयोजन किया जाता है। कैलाश मेला भगवान शिव को या उनके सम्मान में मनाया जाता है। ये मेला हर साल अगस्त और सितंबर महीने में लगता है। ठीक है, अगस्त और सितंबर में लगता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था? इसमें ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2000, बी 8 नवंबर 2000, सी 15 मई 1975, डी 9 नवंबर 2000। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 9 नवंबर 2000। दोस्तों, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। इससे पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश राज्य का ही हिस्सा था। अलग उत्तराखंड राज्य की मांग 25 अगस्त 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के पारित होने के साथ पूरी हो गई थी, और उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला वनग्राम कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहला वनग्राम कहाँ स्थित है? इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, सोनभद्र। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का पहला वनग्राम बेलहटी सोनभद्र ज़िले में स्थित है। कहाँ है? बेलहटी। बेलहटी ये कहाँ है? सोनभद्र में है।
उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव की शुरुआत जुलाई 1952 से हुई है। वन महोत्सव ये याद रखेंगे, इसकी शुरुआत जुलाई 1952 से हुई है। वन महोत्सव का उद्देश्य है पेड़ों का अर्थ है जल, जल का अर्थ है रोटी और रोटी है जीवन। ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार में वन क्षेत्रों के विस्तार के लिए 2001 में ऑपरेशन ग्रीन शुरू हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार 2010 से 2011 के दशक के बीच उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या वृद्धि कितने प्रतिशत रही। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जनगणना से संबंधित प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि 2010 से 2011 के दशक के बीच उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या वृद्धि कितने प्रतिशत रही थी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 20.23%। ठीक है, 2010 से 2011 के दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि 20.23% रही, जबकि इसके पिछले दशक में 25.80% रही थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.16% है। भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16.16% है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर नए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें।